नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ आरओ ए आरओ में जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं उनको करेंगे। ये इसका पहला भाग है। साथ ही साथ अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, भीतर कनिका गरान। इसके संदर्भ में कह रहा है कि कथन दिए हैं उन पर आप विचार करिए। ये आरओ ए आरओ 2016 में पूछा गया है। पहला कथन है कि जो ये भीतर कनिका है ये वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। ये गलत है। ये जो भीतर कनिका है सबसे पहले तो ये उड़ीसा में है। ओडिशा में। और ये कहाँ है? ये है ब्राह्मणी और वैतरणी, इन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में आता है। ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये महानदी डेल्टा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब तो ये तो पहला वाला कथन गलत हो गया। दूसरे वाले कथन में आओ। कह रहा है कि यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। बिल्कुल गलत है। मैंने अभी बोला है ये उड़ीसा में है। तो यहां से दोनों कथन गलत हो जाएंगे। इसका जो चौथा ऑप्शन है वही सही होगा। अब ये देखो जरा, ये स्वर्ण रेखा लिखा है। स्वर्ण रेखा नदी ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है झारखंड से और वेस्ट बंगाल और इसके बाद ये उड़ीसा में प्रवाहित होती है। ठीक है। दरअसल झारखंड में रानी चुआ स्थान है, वहां से निकलती है। और इसी स्वर्ण रेखा नदी पर एक प्रपात है जिसको बोलते हैं हुंडरू जल प्रपात। ये हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। सूची एक और सूची दूसरे को ये सूचियां दी गई हैं, इनको मिलान करो और नीचे कूट दिया गया है, उसके अनुसार सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम कब बना है? ये बना है 1980 में। बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना, ये भी सही है। वायु अधिनियम, वायु अधिनियम का आशय है वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम। ठीक है। ये 1981 में बना। जल प्रदूषण अधिनियम ये 1974 में बना। तो यहाँ जो चौथा ऑप्शन है, एक दो तीन चार, ये सही हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, एक प्रदूषण से मुझे याद आ रहा है, एक जहरीला पदार्थ है जिसका नाम है एस्बेस्टास। क्या बता सकते हो एस्बेस्टास के जो धूल के कण होते हैं वो हमारे शरीर में कौन सा अंग उससे प्रभावित होता है? इसके जो इसकी जो धूल होती है वो अगर हमारे शरीर में चला जाए तो फिर हमारे जो शरीर के फेफड़े हैं, फेफड़े पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फेफड़े का कैंसर होता है, ठीक है, वो इसी से होता है। ये बात देखो, एस्बेस्टास एक सीसा, आपने नाम सुना होगा। ठीक है। सीसा से क्या होता है? इससे हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो ये आप याद रखिए। कुछ प्रदूषक हैं जिनसे हमारे शरीर में जो गलत इम्पैक्ट है, गलत इफेक्ट है वो पड़ता है। तो इसको भी आप याद रखिए। सीसा से मस्तिष्क प्रभावित होता है। यदि मस्तिष्क ना दिया हो तो आपको देगा सीएनएस। सीएनएस बोले तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। तीसरा देखो, आरओ एआरओ 2021 में पूछा गया, यानी जो पिछला आरओ एआरओ का पेपर हुआ था उसमें आया था रिंगलमैन स्केल। ये इससे किसका घनत्व मापा जाता है? तो रिंगलमैन स्केल है, इसे बनाया था प्रोफेसर रिंगलमैन ने। रिंगलमैन ने। ठीक है। और इससे हम मापते हैं धुआं का घनत्व। धुआं का घनत्व इससे मापा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। धुएं का दरअसल इससे आभासी घनत्व मापा जाता है। और ये जो रिंगलमैन है ये पेरिस के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा देखो। भारत में निम्नलिखित में से एक जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा माना जाता है? आप अगर भारत का मैप देखोगे, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा लगेगा। भारत का मैप हालांकि बन नहीं पाया है, आप समझो। तो ये जो आप इस क्षेत्र को देख रहे हो, ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पूरा का पूरा फैला है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। ठीक है। और ये इंडो
बर्मा बॉर्डर, इंडो बर्मा का क्षेत्र, ठीक है, इंडो बर्मा का क्षेत्र हो गया। और ये जो पूरा इलाका है ऊपर, यानी कि ये इसको क्या बोलेंगे, हिमालय का क्षेत्र, ठीक है, हिमालय का क्षेत्र। और आप जब नीचे आओगे तो अंडमान निकोबार में आपको एक क्षेत्र मिलेगा जिसको बोलते हैं हम सुंडा लैंड। ये ये आमतौर पर निकोबार द्वीप में है, ठीक है। ये जो क्षेत्र हैं चार, कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा ये हो गया पश्चिमी घाट, और चौथा हो गया सुंडालैंड। ये हमारे हॉट स्पॉट हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा, अरावली नहीं होगा, हॉट स्पॉट पूछा गया है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट भी हॉट स्पॉट नहीं है, और सिंधु गंगा मैदान ये भी नहीं है। हॉट स्पॉट हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। अब देखो जरा, ये जो शब्द दिया है हॉट स्पॉट, ये शब्द किसने दिया है, जैव विविधता का हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट कहते किसे हैं, दरअसल हॉट स्पॉट वो वाले क्षेत्र होते हैं जहां सबसे ज्यादा खतरा होता है और जहां पर सबसे ज्यादा स्थानिक जातियां भी होती हैं, वो क्षेत्र हॉट स्पॉट कहलाते हैं। ये शब्द किसने दिया, हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको आप याद रखिए। ये दिया है नॉर्मन मायर्स ने, ठीक है, कब दिया, 1988 में। ईयर भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखो, धूपगढ़ चोटी, ये निम्नलिखित में से कुछ राष्ट्रीय उद्यान आपको दिए हैं, कह रहा है उनमें से कहाँ पर है। तो एक आपने रेंज सुनी होगी, ये रेंज सतपुड़ा रेंज, ठीक है, ये सुनी होगी आपने। ये सतपुड़ा रेंज दरअसल शुरू होती है यहाँ से और ये समाप्त होती है जाके, इसके बीच में कई छोटी छोटी पहाड़ियां और हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ होती है, कहाँ से मानी जाती है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये क्षेत्र है, इसको बोलते हैं राज पीपला की पहाड़ी, ठीक है। बीच में महादेव पहाड़ियां, इनको सबको एकत्र करते हुए ये जो फैली है, और ये जो क्षेत्र है इसको ये आप मान लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इसके पश्चिम तक ये फैली है, इसका जो पश्चिमी भाग है, यहां तक सतपुड़ा रेंज का विस्तार है। और इसी सतपुड़ा रेंज में पड़ती है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़ की चोटी। और ये सतपुड़ा रेंज की कैसी है, सबसे ऊंची चोटी है। बात समझ पा रहे हो, आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा रेंज। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ है, ये भी है मध्य प्रदेश में। और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी है मध्य प्रदेश में, आप इनको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर छठे में देखो, पारिस्थितिकी पदछाप, ये इसको किससे मापा जाता है। पद छाप को आपने कई जगह पद चिन्ह भी लिखा देखा होगा। तो अब सपोज करो ये कोई व्यक्ति है, पारिस्थितिकी पदछाप कहते किसे हैं, ये कोई व्यक्ति है, अगर इसका ये अगर इसका विकास करना है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसके जीवन यापन के लिए जो आवश्यक न्यूनतम भूमि होगी, आवश्यक न्यूनतम भूमि, इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी पदछाप, ठीक है। ये तो नॉर्मल हो गई परिभाषा। अब जरा इसको पारिस्थितिकी की भाषा में देखो। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पारितंत्र पर, ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के पारितंत्र पर जो मानवीय मांग होती है, ठीक है, पृथ्वी के पारितंत्र पर जो मानवीय मांग होती है, उसे कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। बात समझ पा रहे हो, अर्थात हम एक एक तरह से और कह सकते हैं, अर्थात धारणीय विकास के लिए, मानव जीवन के लिए जितनी न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती है, उसे पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। अब भूमि की बात आ गई है, तो भूमि का मापन आप किससे करते हो, भूमि का मापन आप करते हो हेक्टेयर से, और भी कई सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पारिस्थितिकी पदछाप की माप करनी है, तो आप देख लो, आप यहाँ पर लगा दो भूमंडलीय, भूमंडलीय हेक्टेयर, इससे आप मापते हो पारिस्थितिकी पदछाप को, ठीक है। क्लियर है बात। से आपसे पूछा गया है पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या होती है, आप बताओगे भूमंडलीय हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर सातवां देखो, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों
एवं वन्य जीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। हाँ, मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। आरो यारो 2021 में पूछा गया है। दूसरा कह रहा है वन्य जीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान में है और निकोबार द्वीप समूह में है। हाँ, ये भी सही है, इसके दोनों सही हो जाएंगे। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं। जैसे हम एक दो आपको बताते हैं। जैसे आपने कान्हा का नाम सुना होगा, है ना? आपने नाम सुना होगा बांधवगढ़ का, बांधवगढ़। आपने नाम सुना होगा पन्ना का, पन्ना के बाद आपने नाम सुना होगा पेंच का, सतपुड़ा का, सतपुड़ा का। एक और सुना होगा संजय डुबरी। ठीक है। यहाँ पर एक है फॉसिल नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क। ठीक है। और कौन सा है पीछे, एक मैंने पढ़ा था, पीछे क्वेश्चन किया था, माधव नेशनल पार्क यहाँ पर है। तो ये सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ चीजें हैं जो आपको रटनी ही रटनी है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तीसरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय डुगरी, फॉसिल, डायनासोर और माधव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ऊपरी वायुमंडल की जो ओजोन परत का क्षरण है निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो रहा है? ये सपोज करो अर्थ है। ठीक है। और इसके चारों तरफ इसको घेरे है ओजोन परत। अब जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं तो उनमें से कुछ पृथ्वी में यानी कि ओजोन परत को क्रॉस करके अंदर प्रवेश कर जाती हैं और कुछ ओजोन परत स्वयं सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। इनमें जो अल्ट्रावायलेट ए है, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी, इसमें से जो सी है, सी रेज, ये सबसे खतरनाक है। ये है सबसे खतरनाक, यानी कि सबसे हानिकारक यही है। और अगर हम इनके हानिकारक प्रभाव को बढ़ते हुए क्रम में देखें तो अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट जो सी है, उसमें जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे इनका जो हानिकारक प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव, ये बढ़ता जाता है। ठीक है। यानी सबसे कम हानिकारक ए होगी, उससे ज्यादा हानिकारक बी और उस सबसे ज्यादा हानिकारक होगी सी। बात समझ पा रहे हो आप? और इनको ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। अब जब ओजोन परत का डिप्लीशन होगा, क्षरण होगा, तो इनका ये अवशोषण नहीं कर पाएगी ओजोन परत। तो ऐसी स्थिति में जो ये हानिकारक रेज हैं, ये भी पृथ्वी तक पहुंचना शुरू कर देंगी। ठीक है। अब ओजोन परत का डिप्लीशन हो क्यों रहा है, अर्थात इसका क्षरण हो क्यों रहा है? कुछ सब्सटेंस हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी वजह से सबसे ज्यादा हो रहा है। और इन्हीं सब सब्सटेंसेस को कम करने के लिए, पदार्थों को, जो ओजोन क्षरण पदार्थ हैं, उनको कम करने के लिए 16 सितंबर 1987 में एक बैठक हुई मॉन्ट्रियल में। ठीक है। मॉन्ट्रियल में एक बैठक हुई जिसे कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ठीक। ये कब हुआ? 16 सितंबर 1987 में। और इसमें ये कसम खाई गई, हालांकि कस्में टूट जाती हैं। हाँ, ये जितनी बार बैठते हैं कस्में खाते हैं फिर तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कस्में खाई गई कि भाई ओडीएस के लिए जो उपयोग हो रहा है, जिन भी चीजों का उपयोग हो रहा है जिससे ओडीएस निकल रही हैं, अर्थात ओजोन क्षरणीय पदार्थ जो निकल रहे हैं, उनमें कमी लाई जाएगी। लेकिन ये सब होता नहीं है, सब कपोल कल्पनाएं हैं। इसी दिन एक और घोषणा हुई कि 16 सितंबर को ही हम मनाएंगे ओजोन ओजोन परत संरक्षण दिवस। ठीक है। आप इसको भी ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? आंशी, ये राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, इनमें बताओ आंशी कहाँ है? आंशी है कर्नाटक में। बेतला और पलामू, इसका नाम आपने सुना होगा, झारखंड में है। ठीक है। इंद्रावती कहाँ है? यह है छत्तीसगढ़ में, यह है छत्तीसगढ़ में। और गूगामल कहाँ है? यह है महाराष्ट्र में। ठीक है। क्लियर बात? अच्छा, क्या आप बता सकते हो कुछ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैसे हम अगर आपसे पूछें कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ये कहाँ पर है? बताओ।
कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? हम आपसे पूछे नोकरेक, ये कहाँ पर है? और मैं अगर आपसे कहूँ कि बताओ भाई दिहांग दिबांग, ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ये कहाँ है? कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? ये आपको पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में। नोकरेक कहाँ है? ये है मेघालय में। और दिहांग दिबांग कहाँ है? ARPR यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ का पूछा है आपसे। हाँ, तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल किसे कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र का आपसे प्रेरक बल पूछे, आपसे पूछे कि बताओ भाई पारिस्थितिकी तंत्र का पारिस्थितिकी तंत्र का चालक बल, आपसे अगर ये पूछे तो इन दोनों का उत्तर होगा सूर्य। क्योंकि सूर्य से ही, हाँ, प्रेरणा मिलती है, अर्थात सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है। तब हमारा जो उत्पादक होता है वो उत्पाद बना पाता है, और फिर उसे उपभोक्ता उपभोग कर पाता है। तो कुल मिला के सूर्य ही केंद्र में बैठा है। ठीक है, मुझे बताओ, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, सूर्य से निकली हुई ऊर्जा अर्थात सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, क्लियर है? मुझे एक कल्पना बताइए। अ, एक परिकल्पना दी गई है, इसका नाम है पारिस्थितिकी निकेत। क्या बता सकते हो इसकी कल्पना किसने की है? पारिस्थितिकी निकेत, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल निशे। किसने दी है इसकी कल्पना? इसकी कल्पना दी है ग्रीनेल्स ने। ग्रीनेल्स, ठीक है। ये है क्या? दरअसल ये होता है, ये एक माइक्रो हैबिटेट है, माइक्रो हैबिटेट। और ये जो पारिस्थितिकी निकेत है, यहाँ पर एक ही जाति के जीवों का हमें निवास मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जैव विविधता में अगर हम देखें तो एक ही जाति के जीव ज्यादातर मिलते हैं, उसे पारिस्थितिकी निकेत अर्थात इकोलॉजिकल नीशे कहा जाता है, जिसकी कल्पना दी थी ग्रीनेल्स ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का काम कौन करता है? सपोज करो ये आपका है एक वृक्ष, ठीक, ये वृक्ष है, इसकी ये हैं जड़ें, बात समझना, ये इसकी जड़ें हैं। और आ, कुछ हैं जैविक घटक, आपसे पूछा है जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक के मध्य बिचौलिया का काम कौन करता है? आपसे यही तो पूछा है। अब देखो, अजैविक घटकों में आपका आ गया स्थल मंडल आ गया, जैसे कार्बनिक पदार्थ आ गए, ये सब अजैविक घटकों के अंतर्गत हैं। तो जो ये वृक्ष की जड़ें हैं, ये कार्बनिक पदार्थों को जड़ों के माध्यम से, हाँ, ग्रहण करती हैं। और इसके बाद सूर्य के प्रकाश में होता है प्रकाश संश्लेषण। तो ये जो उत्पादक है, ये इन्हीं कार्बनिक पदार्थों और सूर्य के प्रकाश में इसका निर्माण करता है भोजन का। ठीक है, इस भोजन को ग्रहण करता है जैविक घटक अर्थात मनुष्य। क्लियर बातें? और इस अजैविक घटक के माध्यम से, हाँ, ये जैसे आप कार्बनिक पदार्थों की बात कर लो तो ये भोजन का निर्माण कर रहा था। इन दोनों के मध्य है कौन? इन दोनों के मध्य यही है उत्पादक। अगर उत्पादक अपना उत्पाद करना छोड़ देगा तो फिर जैविक जो घटक हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, जैविक और अजैविक के मध्य बिचौलिए का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है उत्पादक। तो आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम सबसे बाद और सबसे पहले और सबसे बाद में व्यवस्थित करिए। आप इनमें से देखो सबसे पहले कौन बना था? यही बना था 1936 में। तो जो दो से शुरू होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। दो से कौन शुरू हो रहा है? केवल यही शुरू हो रहा है, हमारा यही चौथा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ मुझे साइलेंट वैली इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। क्या बता सकते हो काजीरंगा की स्थापना कब हुई थी? 1974, 1974। जिम कार्बेट तो आपको पता ही है, 1936 में। कान्हा की स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1955 में। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे। और इसका सही उत्तर है वो 2 4 3 1। ठीक है, आप सीक्वेंस में लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो,
निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर है? अब मैं अगर इसमें ड्रॉ करूं मैप में, ये रहा आपका जो दक्षिण भारत है, ये रहा दक्षिण भारत, और यहां से मैं उठा लेता हूं, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब आंध्र प्रदेश में देखो, आपको तीन लगातार मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। सबसे जो पहला मिलेगा वो मिलेगा ईस्टर्न, पूर्वी गोदावरी यानी ईस्टर्न गोदावरी। ठीक है। और यहाँ जो क्षेत्र है ईस्टर्न गोदावरी के ठीक दक्षिण में, वो वाला कौन सा क्षेत्र मिलेगा? वो मिलेगा कोरिंगा। और ठीक नीचे उसके मिलेगा आपको कृष्णा। ठीक है। ये तीनों के तीनों मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। आप यहाँ आओ कर्नाटक में। आप ये कर्नाटक आपको क्षेत्र दिखेगा, कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक में कौन कौन से हैं? कर्नाटक में बहुत सारे हैं, जैसे करवार। ठीक है। उसके ठीक नीचे मिलेगा आपको होन्नावर। होन्नावर के ठीक नीचे मिलेगा आपको, क्या नाम है इसको, कुंडापुर। हाँ, कुंडापुर। और उसके ठीक नीचे फिर आपको एक इलाका और मिलेगा जिसे कहते हैं मंगलौर। ये भी आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट क्षेत्र हैं। ठीक है। मालपे, ये भी आपका है कहाँ? ये भी आपका है कर्नाटक में, होन्नावर कुंडापुर। ये तो कर्नाटक में है ही, मैंने ये सारे के सारे बता दिए। ये कर्नाटक के क्षेत्र हैं। और ये जो पूरे के पूरे क्षेत्र हैं ये हैं आंध्र प्रदेश के। तो यहाँ से जो कह रहा है गोदावरी नदी डेल्टा पर है, गोदावरी नदी डेल्टा पर, हाँ, आपको ये ईस्टर्न गोदावरी और कोरिंगा क्षेत्र ये सारे मिल जाएंगे। तो आंसर में कोरिंगा दिया गया है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई? वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई 1906 में। आपसे पूछा ये है कहाँ पर? वन अनुसंधान संस्थान 1906 में बना। जिस समय बना था उस समय इसका नाम था इंपीरियल, इंपीरियल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये था नाम इसका। और वर्तमान में ये कहाँ है? ये है देहरादून में, देहरादून में। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इसमें एक बात और याद रखो। इस वन अनुसंधान संस्थान को 1991 में यूजीसी ने डीम्ड कॉलेज की संज्ञा दी है, या कॉलेज नहीं, डीम्ड विश्वविद्यालय की संज्ञा दी है। ठीक है। आप ये भी बात ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। यह 1991-92 में शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। यह मानव हाथी के बीच को संघर्ष की समस्या को कम करता है, बिल्कुल सही है। मानव और हाथी के बीच संघर्ष की समस्या को कम करता है। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण के लिए है, ये गलत हो जाएगा। जंगली नहीं है, साथ ही साथ यह पालतू हाथियों की हाथियों के कल्याण की बात भी करता है। यानी यह पालतू हाथियों के कल्याण की बात भी करता है। ठीक है। मानव पशु विरोध की समस्या को हल करता है। साथ ही साथ जो हाथी आवास हैं, हम बात करें हाथी के आवास की, हाथी के अ, हाथी के जो हाथी गलियारा बनाए जाते हैं, हाथी के गलियारा और हाथियों की रक्षा, इन सब की बात ये करता है अधिनियम। तो ये गलत हो जाएगा, केवल जंगली हाथियों के लिए नहीं है, जो पालतू हाथी होते हैं, हाथी, उनके लिए भी है ये। ठीक है। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था, ये भी सही है। तो यहां से ये चौथा गलत हो जाएगा, है ना? क्या आप बता सकते हो कि एक अभियान शुरू किया गया था हाथियों को लेके, इसका नाम है हाथी, हाथी मेरे साथी। मुझे बताओ ये अभियान कब शुरू किया गया था? ये अभियान शुरू किया गया था 2011 में, इसको भी ध्यान रखो। मुझे अ, माइक माइक साइट्स भारत में कितनी है, मुझे ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और माइक क्या है? माइक है मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट्स। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 2009 में। ठीक है। इसके लिए नियम प्रावधान बनाए गए थे। और माइक साइट्स हैं कितनी अपने भारत में, ये मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? भूमध्य सागरीय कहाँ है? आपने अफ्रीका को देखा होगा। अफ्रीका का कुछ मैप ऐसे ही बनता है, और ऊपर इसके स्पेन, फ्रांस, ये सारा का सारा ऊपर हो जाएगा यूरोप, और यहीं से सिनाई पेनिसुला, और इसके बाद ये अरब वाला पार्ट। ठीक है, इसके बाद ये अपना उत्तर प्रदेश, ये अपना सॉरी भारत आ जाएगा। तो ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर जो महासागर आपको दिखेगा, ये है भूमध्य सागर, है ना। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से वन नहीं आते हैं, आपको वो आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जो वृक्ष हैं, वन हैं। वो जैसे आपने पढ़ा होगा चीड़, है ना। चीड़ हो गया, आपने पढ़ा होगा सीडर, सीडर आपने पढ़ा होगा ओक। तो ये जितने भी वृक्ष हैं, ये सारे के सारे भूमध्य सागरीय वन के अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसे आपने चेस्टनट का नाम सुना होगा, कार्क वुड का नाम सुना होगा। ये जो कार्क वुड है, इससे दरअसल शराब बनाई जाती है, आप इसको भी ध्यान रखिए। तो यहाँ से जो सागौन है, सागौन हमारा भूमध्य सागरीय वनों के अंतर्गत नहीं आता है। ये किसके अंतर्गत आता है सागौन? ये आता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन। ठीक है, ये इस क्षेत्र, ये इस वन के अंतर्गत आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ये हरित प्राधिकरण की स्थापना तो 2010 में हो गई थी, लेकिन हरित प्राधिकरण से हमारे एग्जाम में कई सारे प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं। आप उनको आप लिख सकते हो एक जगह। ये जो हरित प्राधिकरण है, इसकी स्थापना हुई थी, एक अधिनियम है भारत में जिसका नाम है पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एनजीटी की स्थापना हुई थी? तो आप धारा भी याद रखिए, धारा है 3। ठीक है, ये जो एनजीटी है, इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में। और ये भारत का जो पर्यावरण न्यायाधिकरण होता है, वो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। यानी हम कह सकते हैं कि ये भारत का पर्यावरण न्यायाधिकरण है। ठीक है, और क्या इसमें पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में, और इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, कहाँ है? ये है दिल्ली में। इसके क्या क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं? हाँ है। कितने हैं क्षेत्रीय कार्यालय? क्षेत्रीय कार्यालय हैं 4। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया भोपाल, यहाँ पर जरा डायग्राम मुझे बनाने दो। ये हो गया आपका भोपाल मध्य प्रदेश में। फिर आप यहाँ आओगे महाराष्ट्र, चेन्नई और कोलकाता। हाँ, अब यहाँ देखो पुणे, और इसके बाद आप नीचे जाओगे दक्षिण में, आपको मिलेगा चेन्नई, ये भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। और कौन सा है? इधर है कोलकाता। हाँ, कलकत्ता, कोलकाता। तो ये इसके हैं क्षेत्रीय कार्यालय। 4 हैं इसके क्षेत्रीय कार्यालय एनजीटी के। और हमारे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है एनजीटी से? जो एनजीटी है, उसमें एक अध्यक्ष होता है, और प्लस इसमें होता है जो कुछ न्यायिक सदस्य होते हैं, न्यायिक सदस्य। और क्या होता है? और होते हैं इसमें विशेषज्ञ। ठीक है, ये जो न्यायिक सदस्य हैं और विशेषज्ञ हैं, इनकी संख्या 10 से 20 हो सकती है, लेकिन अध्यक्ष एक ही होता है। और इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो होता है 3 साल या फिर 65 वर्ष। जो पहले हो जाए उसी के अनुसार ये रिटायर हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? तो ये सारी बातें आप एनजीटी से याद रखो, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980। किस धारा के तहत हुई? 3। कब बना? कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? कितने इसके अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य हो सकते हैं? इनका कार्यकाल क्या हो सकता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 2010। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है? बताइए भाई, हरित गृह गैस कौन सा नहीं है? तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, आप
इनके बारे में हाँ पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हैं। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 मीथेन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, HCFC ये भी है, एस SF6 ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। और साथ ही साथ N2O, क्या पता है SF6 का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सल्फर हेक्सा एफ है, फ्लोराइड हो जाएगा, हाँ फ्लोराइड। ठीक है, तो ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब आप देख लो इनमें से कौन नहीं है। CO2 भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है, और ऑक्सीजन नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। जैसे सपोज करो ये जल है, ठीक है, नदी का जल है, ये किसी जगह इकट्ठा हो गया। अब इसमें ऑक्सीजन, ये जल है, इसमें ऑक्सीजन पहले से डिसॉल्व होती है। एक शब्द आपने सुना होगा डीओ, एक शब्द आपने सुना होगा COD, और एक शब्द आपने सुना होगा BOD। ये होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब सपोज करो इसमें आप सीवेज का पानी आ रहा है आपके घरों से, वाहित मल आ रहा है, तो यहाँ पर जो अपघटक होते हैं वो इनका अपघटन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सपोज करो ये अपघटक हैं और यहाँ से ये आ रहे हैं सीवेज का पानी। अब इनका सबका अपघटक अपघटन करेंगे। अपघटन करने में जो बायोलॉजिकल, ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसकी इनको डिमांड होगी, ये जो जीव हैं। अब जब इनको डिमांड होगी तो जो अंदर घुली ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होने लगेगी। भाई जब ज्यादा मात्रा में सीवेज का पानी अंदर आएगा तो ज्यादा मात्रा में ज्यादा तेजी से ये फिर अपघटन का कार्य करेंगे। अपघटन का कार्य ज्यादा तेजी से करेंगे तो फिर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होना शुरू हो जाएगी। तो फिर अंदर जो ये अपघटक हैं ये ऑक्सीजन की डिमांड और करेंगे। यानी जब जब डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी पानी में, तब तब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो जैसे ही डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता है तो समझ जाना चाहिए कि पानी प्रदूषित होना शुरू हो गया है। बात समझ पा रहे हो? अब आप देखो, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है, इसके अंदर घुलित ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर, अगर उसकी मात्रा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाए तो फिर हम कहने लगते हैं कि पानी प्रदूषित होने लगा। लेकिन अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा, यानी इस पानी में जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है, वो 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी कम हो जाए तो हम कह देते हैं कि अब भाई, हाँ, पानी जो है वो अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। ठीक है, ये डेटा आप याद रखो। पानी अब पिया नहीं जा सकता है, अब बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में जो रिलेशन है वो उल्टा बन रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो इनवर्सिबल प्रोपोर्शन होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन के, व्युत्क्रमानुपाती होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन के। तो अब देखो यहां से कि जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ठीक है, ये चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड, इसकी स्थापना भारत सरकार ने कब की? इसकी स्थापना कब करी थी? 1992 में। ठीक है, एक अधिनियम है, ये हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है, जल उपकर अधिनियम। ये कब आया था? 1977 में, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम ये कब आया था? ये आया था सन 2002 में। इसको भी आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? सबको पता होगा, बहुत सरल प्रश्न है, ओजोन की सांद्रता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, मुझे बताओ, एक मैं टर्म लिख रहा हूं, गहन पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी ऐसे, ये जो गहन पारिस्थितिकी है, डीप इकोलॉजी, इसकी कल्पना या इसकी परिकल्पना किसने दी थी? इसकी दी थी अर्नीज, क्या लिख रहा हूं, अर्नीज नेस ने। कब दी थी? 1973 में। ठीक है, 1973। और मुझे बताओ, पारिस्थितिकी
नीशे की कल्पना किसने दी थी? 1917-18 में दी थी। ये दी थी एक शख्स ने जिनका नाम है जोसेफ जोसेफ ग्रीनेल्स। इन्होंने ये दोनों टर्म याद रखो, हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। 23 नंबर देखो, रामसर रामसर सम्मेलन, ये किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। ये रामसर क्या है? रामसर है ईरान का शहर। दरअसल यहाँ पर 1971 में एक सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन किसे समर्पित था? ये सम्मेलन समर्पित था आर्द्र भूमियों के आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। ठीक है, ये इन्हें समर्पित था, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना था। तो इसके लिए रामसर ईरान के शहर में सब लोग इकट्ठा हुए। कब हुए? 1971 में, 1971 में। और रामसर सम्मेलन को फिर लक्षित कर दिया गया आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। क्या आप बता सकते हो कि सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा अ, रामसर स्थल कौन सा है? बताओ। इसका नाम है सुंदरवन। सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन। क्या आप बता सकते हो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका। रेणुका वेटलैंड। और ये कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, सन। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ। क्वेश्चन नंबर, ये काफी इजी है, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, सुमेलित करो कह रहा है। एक तरफ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिया है। कह रहा है इनको सुमेलित करो। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक। दिहांग दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नोकरेक कहाँ है? ये रहा मेघालय। और कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है। अच्छा, क्या बता सकते हो विश्व जैव मंडल आगार में कुछ भारत के जैव मंडल आगार शामिल किए गए हैं, उनमें से नंदा देवी कब शामिल किया गया था? ये शामिल किया गया था 2004 में। ठीक है। और सबसे पहला कौन सा था जिसे माफ कीजिएगा, विश्व जैव मंडल आगार में शामिल किया गया था? सबसे पहला भारत का कौन सा जैव मंडल था? वो था कहाँ है, यहाँ कहीं तो है नहीं। हाँ, वो था नीलगिरी। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को विश्व के जैव मंडल आगार में शामिल किया गया था सबसे पहले। कब? सन 2000 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क ये कहाँ है? सामुद्रिक राष्ट्रीय उद्यान ये है गुजरात में। कहाँ गुजरात में? ये है गुजरात के कच्छ में। तो आंसर हो जाएगा कच्छ। सुंदरवन वेस्ट बंगाल, चिल्का उड़ीसा, निकोबार आइसलैंड में कौन सा है? निकोबार आइलैंड में कौन सा है? क्या बता सकते हो? निकोबार आइलैंड का नाम आपने सुना होगा। ये जो भारत है यहाँ पर आइलैंड है। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है गलाथिया। गलाथिया बे अभयारण्य। ठीक है। और एक लक्षद्वीप अभी चर्चा में है, तो लक्षद्वीप से भी एक याद रखो, इटली, या कई किताबों में पिट्टी दिया गया है। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये है लक्षद्वीप में। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये हमारा पार्ट वन था पर्यावरण और पारिस्थितिकी का, जो कि पीवाईक्यूज है। हाँ, इसमें आरओ आरओ के सारे क्वेश्चंस थे। तो इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।